सत्यवान जी, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो भी बता दीजिएगा प्लीज़। मेरा संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन है। मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सत्यवान है। देखिए, ये सारा देश जानता है कि कृषि क्षेत्र के 3 कानून और बिजली बिल, जिसको काले कानून कहा जा रहा है, इनके खिलाफ जून महीना से ही देश भर में आंदोलन चल रहा है। 5 जून को मोदी सरकार ने लॉकडाउन कोरोना पीरियड में जब लोग घिरे हुए थे तो उसका दुरुपयोग करते हुए ये ऑर्डिनेंस जारी किए थे। ना तो किसी किसान संगठन से पूछा था और ना ही किसी किसान ने इनकी मांग की थी। सिर्फ और सिर्फ जो कॉरपोरेट घराने हैं, बड़ी पूंजी है, उनके इंटरेस्ट में ये ऑर्डिनेंस लाए गए थे। तो तभी से ये मूवमेंट चल रही है और ये देशव्यापी है। इसके खिलाफ पहले हमारे संगठन ने भी, दूसरे संगठनों ने भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट किए। लाखों की संख्या में हमने पर्चे छापकर, क्योंकि ये नया फीचर था, नए कानून आए थे, तो इनकी अलग अलग क्या प्रभाव होगा इनके बारे में जनता में हम गए और एक जनमत तैयार किया। किसान खुद भी अपने अनुभव से एक बात समझ रहे थे कि जब से 2014 से मोदी सरकार आई है और इसने जो हमसे वादे किए थे, जो विश्वास दिलाया था कि अगर पावर में आ जाते हैं तो कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों की फसल का 1.5 गुना दाम देंगे, हर साल जो भयंकर बेरोजगारी है तो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन विदेश में खासतौर पर बड़े पैमाने पर जमा है, उस काला धन को हम लाएंगे तो देश में टैक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब वादे किए थे और सबसे बढ़ के कहा था कि हम सबके साथ रहेंगे, सबका विकास करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। और बाद में जैसे नोटबंदी हुई तो ये सब मामलों में लोगों ने अपने अनुभव से समझ लिया था कि सरकार एक पर एक जो कह रही है वो विश्वासघात किया है। उनका हर जो प्रोमिस है वो एक धोखा साबित हुआ है, धोखा साबित हुआ है। तो इसके ऊपर किसान समझ गए थे कि इस बार भी हो ना हो ये कुछ हमारे ऊपर अनहोनी होने जा रही है। और उन्होंने फिर ये भी समझा कि ये जो कृषि के कानून आए हैं, इनमें जो बड़ी पूंजी का ये जो है, ये तो हमारे हित में नहीं है। खासतौर पर जो सन 1955 से जो बड़े पूंजी हैं उनको भंडारण करने का अधिकार नहीं था। तो किसानों ने समझा कि इससे किसानों का क्या हित है, तो जरूर, और मंडी कानून में जो वो लाभ ले रहे थे तो वो लाभ नहीं मिलेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां आएंगी तो कंपनियां कभी भी किसी के भले में नहीं होती। तो बेशक कि साधारण किसान को विभिन्न धाराओं का क्लास बाई क्लास जानकारी नहीं थी, लेकिन इन सब से वो समझ गए कि ये हमारे हित के खिलाफ है। और जब हमने लाखों की संख्या में पर्चे उनके बीच में ले गए, सभाएं की ग्राम स्तर पर, और दूसरे संगठनों ने की, और हम लोगों का एक प्लेटफार्म 250 किसान संगठनों का 2017 से बना हुआ था, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति AIKSCC। इसकी 2 मांग थी। एक थी कि कर्जा माफ़ी होना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने वादा किया था, और दूसरा था कि ये जो फसल का जो दाम है वो 1.5 गुना मिलना चाहिए, इसका भी वादा किया था। तो हम 3 साल से जो आंदोलन चलाते आ रहे थे, तो हमारे जो दायरे के किसान थे वो भी ये बात समझ रहे थे कि बार बार जो प्रोमिस को तोड़ रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो नई चीज़ जो ये लाए हैं इसमें भी उनका हित नहीं है। तो ये मूवमेंट चल रही थी। और फिर दिल्ली चलो का आह्वान हम लोगों ने दिया था। दिल्ली आ गए, ये धरना चल रहा था, ये सभी जानते हैं। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड इसलिए की गई थी कि
इतने दौर की जो 11 दौर की वार्ता हुई, किसानों ने जो अभी ये कह रहे हैं कि कानून में काला क्या है, ये एक बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ है कि बताया नहीं गया। किसानों ने एक एक बिंदु पर खोल खोल के सरकार के सामने बताया था कि इन तीनों कानूनों में हमारा कोई हित नहीं है। इनका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, इनका निशाना है, इनका लक्ष्य है, वो पूंजीपतियों का भला करना है, कॉरपोरेट का भला करना है। कृषि क्षेत्र पर उनका जो अभी तक तो इंडस्ट्री पे कब्जा है, लेकिन कृषि क्षेत्र पे अभी भी मार्केट उन्हीं के हाथ में है, लेकिन इस पर और मुकम्मल कब्जा कराना है। तो ये जो कृषि क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, तो ये साफ खोल के सरकार की तरफ सामने रखा था कि हमारा इसमें हित नहीं है, आप रिपील करो। सरकार कभी तो अमेंडमेंट के बारे में कहती रही, तो अमेंडमेंट के ऊपर भी किसानों ने कहा कि आप एक दो अमेंडमेंट होता है तो एक दो बात है, लेकिन जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट अगर आ जाते हैं और आप मानने के लिए कह रहे तैयार हैं, तो इसका मतलब है वो बैड लॉ है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने किसी और इरादे से लाया गया है। तो जिसमें ये कन्वेंशन है, संसदीय परंपरा है दुनिया भर में, अगर कोई बिल, कानून, एक्ट बना दिया गया है और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है, तो इट इज़ लाइकली टू बी रिपील्ड, उसको रिपील किया जाना चाहिए। तो ये भी सरकार के सामने बताया था, लेकिन सरकार क्योंकि जिन्होंने उनको ज़मीन से उठा के और आसमान में गद्दी में बिठा दिया, वो इनको हित को नहीं छोड़ सकते थे। तो इसलिए किसानों ने अपना प्रेशर बनाने के लिए 26 जनवरी जो जनता का दिन है, जनतंत्र है, गणतंत्र है, तो उसमें ये ट्रैक्टर परेड रैली का आयोजन करना चाहा और सरकार से साफ कहा कि हम शांतिपूर्ण करेंगे, हमारा इरादा सिर्फ अपना जो मांग है उनको प्रकट करना है, और साथ ही हम जन हैं, किसानों से बड़ा जन कौन है? किसान और मजदूर, हम दो ही तो वर्किंग क्लास हैं, तो हम अपना जनतंत्र को मनाना चाहते हैं। तो एक तो रूट बहुत देर में दिया गया, और फिर जो लाल किला पर या जो भी अवांछनीय घटनाएं हुई हैं, उससे सिर्फ किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस बीजेपी प्रायोजित ये अभी साबित हो गया, दीप सिद्धू और दूसरा ये ताकतें जो संयुक्त मोर्चा के कहे में नहीं है और सरकार जानती है, तो उनके साथ गुमराह करके या उनको इस्तेमाल करके ये कराया गया और मीडिया में इतना जोरों से प्रचारित किया गया। सोशल मीडिया, इंटरनेट पर तो पाबंदी लगा दी और उधर प्रचारित किया गया कि किसानों ने ये कर दिया। इससे एक मुरझाना का, जैसे पौधा मुरझा जाता है, आंदोलन पर भी एक ऐसा नेगेटिव इफेक्ट गया था। तो इसको उसका, लेकिन उसकी पोल खुल गई तुरंत। आरएसएस, बजरंग दल टाइप, बीजेपी तिरंगा झंडा लेके, और जो स्थल है, जो हमारा धरना स्थल है, सबसे पहले गाजीपुर में हमला किया और पैरामिलिट्री फोर्सेस को उनके साथ लिया गया। तो इसको आभास कर लिया। चौधरी राकेश टिकैत हैं, वो गाजीपुर बॉर्डर पर थे, उनको जो अरेस्ट करना चाहा पुलिस ने, उन्होंने कहा ठीक है हम अरेस्ट देंगे। उन्होंने ऑलमोस्ट इसके लिए अपने को तैयार भी कर लिया, लेकिन लास्ट आवर्स पे उनको सेंस आई, उनको समझ में आई कि ठीक है, अगर मैंने अरेस्ट दी तो मुझे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, मैं अरेस्ट में चला जाऊंगा, लेकिन पीछे धरने का क्या होगा। ये जब उनको सेंस आई, या किसी ने दिला दी, जैसा भी हो, ये सेंस उनको आई, ये सही थी, ये आंदोलन के हित में उनकी समझ थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अरेस्ट नहीं देंगे। और जो कुछ उन्होंने कहा वो आप जानते हैं, और उनका इमोशनल आउटबर्स्ट भी हुआ। तो इसको किसानों ने जहां भी सुना, मीडिया में जहां भी देखा, वो तुरंत गाजीपुर बॉर्डर की तरफ दौड़ पड़े। रातों रात बड़ी बड़ी सभाएं हुई, जिसको महापंचायत का जैसा रूप दिया गया। हरियाणा में भी, जहां सबसे नजदीक है हरियाणा यूपी, दोनों तरफ से ट्रैक्टर लेकर लोग दौड़ पड़े। यहाँ तक कि रात को जींद में एक जगह है कंडेला, वहाँ रात को 2:30 बजे रोड जाम कर दिया, चंडीगढ़ जो रोड है। और उत्तराखंड से भी 2 बजे तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आ गए, और जो गाजीपुर बॉर्डर में जो सरकार खेलना चाहती थी, उसको विफल कर दिया। और किसानों ने समझ लिया
बीजेपी आरएसएस सरकार की इन कार्रवाइयों से जो गाजीपुर बॉर्डर पर हमला करना चाहा था कि 26 जनवरी की लाल किला जैसी घटनाओं के पीछे ये प्रायोजित मामला है, आंदोलन को कुचलने के लिए, खत्म कराने के लिए ये किया गया था। तो इसमें जो टिकैत जी ने जो किया ये बहुत ही समय के मुताबिक किया और हमने अपना संगठन की तरफ से इसको अभिनंदन किया, ये अभिनंदन किया है। वो हमारा संयुक्त मोर्चा का ब्रॉडली एक पार्ट है और ये आंदोलन के हित में हुआ है। और अब तो आप देख रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर बड़ी संख्या में और सभी बॉर्डरों पर नेक्स्ट हुआ कि अगले दिन 29 को सिंघू बॉर्डर पर हमला हुआ। सिंघू बॉर्डर पर जब हमला हुआ तो अगल बगल के गांवों ने सेंस कर लिया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है। तो आप देखेंगे वहां भी बराबर के गांवों से सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान सिंघू पर बॉर्डर पर आए और मन से घोषणा की कि हम इस धरने के पक्ष में हैं, अगर इस धरने पर हमला करेगा तो उनको हमसे जूझना पड़ेगा, वो धरने के से बाद में पंगा लेना पड़ेगा। वहीं बगल में 24 गांव अंतिल खाप के पड़ते हैं। उन्होंने फैसला लिया कि हम बॉर्डर से शुरू करके और पीछे तक जहां तक धरना है इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम किसान हैं, हम किसानों के धरने पर हमला होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से टिकरी बॉर्डर पर भी इसी तरह का हमला करने की कोशिश हुई थी। वहां बगल के एक गांव से महिलाएं आगे आई और उन्होंने ऐसा हुड़दंगबाजों को भगा दिया। तो ये जो सारा देश में संदेश गया कि बीजेपी जो अब तक जो किसानों को खालिस्तानी कहती आई थी, आतंकवादी कहती आई थी, विदेशी फंड पर पड़ने वाले कहती आई थी, अब बीजेपी की जब ये चाल नहीं चली तो ये 26 जनवरी की चाल उसने चलाई थी और अब ये आंदोलन बड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। ज़रा हम चौधरी टिकैत के हिस्ट्री पे थोड़ा नज़र डाल सकते हैं। हाँ, आप जानते हैं कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, इनके पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक जाने माने किसान नेता थे और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बाद, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसान सवालों को लेकर बुलंद रहते थे हमेशा ही और वो इसी क्षेत्र से आते थे, तो उनकी खला को भरने के लिए ये फेनोमेना डेवलप हुआ था। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नाम से आगे आए थे और कई बार दिल्ली में उनका नेतृत्व में ऐसे कार्यक्रम हुए थे जिसको वो समझते थे कि किसान हित में है। और उन दिनों में ये एमएसपी और ये सवाल जोरों से उठे थे। तो उसी परंपरा में ये आते हैं और उनका अपना समझ है, अपना उनका एक संगठन है, उनका अपना एक आंदोलन है। देश में जैसा आप समझ रहे हैं 500 संगठन इसमें शामिल हैं, तो हर संगठन की अपनी अपनी मंजिल है, वो क्या किसानों के हित में क्या करना चाहते हैं और उनकी अपनी अपनी एक कार्यशैली है। तो हर एक की मंजिल अलग है, हर एक की कार्यशैली अलग है, लेकिन सभी संगठनों की एक मूल बात है कि ये काले कानून जाने चाहिए, ये किसानों के खिलाफ है। तो शुरू में टिकैत जी का ऐसा ज़्यादा राकेश टिकैत का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे आया, खासतौर पर दिल्ली बॉर्डरों पर जमा हो गए तो खुलकर आंदोलन के साथ आए हैं। और उनका गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो 27-28 खासतौर पर 28 जनवरी का जो उनका ये जो उन्होंने एक कदम लिया है और सारा जो आह्वान किया, ये आंदोलन के हित में है। लेकिन ये एक बात सारा देश को समझ लेनी चाहिए कि जो बॉर्डर पर किसान धरनों पर बैठे हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, एक ही मांग है कि तीनों काले कानून और बिजली बिल को रद्द किया जाए। जो नेता जब तक इन कानूनों को रद्द कराने के आंदोलन में साथ है, तब तक वो इस आंदोलन का नेता है। अगर कोई इससे विपरीत तनिक भी कुछ करता है तो वो 1 मिनट में सूखे पत्ते की तरह हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूंगा कि यहाँ एक धरने पर यूनियन थी, भानु प्रताप की यूनियन, वो जैसे 26 जनवरी का बहाना करके उठी, आज उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं, पूछने वाला भी नहीं। इसी तरह AIKSCC हमारा 250 संगठनों का एक मोर्चा पिछले 3 साल से है। उनके कन्वीनर सरदार VM सिंह रहे हैं। तो वो भी 26 जनवरी के बाद इन घटनाओं का उल्लेख करते हुए
वो धरना छोड़कर चले गए हैं। तो उनके पीछे भी जो किसान थे वो कुछ जरूर उनके साथ गए, लेकिन ज़्यादातर धरने में बैठे हैं, शामिल हैं। तो अगर कोई भी ऐसा प्रयास करता है, कोई भी ऐसा प्रयास करता है कि जो धरने के विपरीत अगर कोई लेगा तो जीरो हो जाएगा, इसको सभी समझते हैं। जहां तक राकेश टिकैत जी को जगह जगह मांग हो रही है, तो ये तो स्वाभाविक है। जब भी कोई आंदोलन के हित में कोई भी नेता कोई ऐसा कदम उठाता है जो आंदोलन की रक्षा में है, तो जनता को मन में उनके प्रति एक व्यक्तिगत श्रद्धा भी पैदा होती है, और उस व्यक्तिगत श्रद्धा से जनता उनको बुलाती है, और ये स्वाभाविक बात है। तो स्वाभाविक बात है कि हरियाणा में, यूपी में, आसपास में उनकी मांग हो रही है। ये मांग व्यक्ति के लिए नहीं है, ये मांग आंदोलन के रक्षा में लोग सोच रहे हैं। जैसे गुड़गांव के नज़दीक में मेवात एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये मेवात का मेव कम्युनिटी रहती है। तो ये आधा हिस्सा हरियाणा में, आधा राजस्थान में है। सुनेडा एक जगह है पुराना से आगे, वहाँ एक बड़ी महापंचायत हुई, उसमें भी टिकैत जी की मांग थी, वो खुद नहीं जा पाए। हरियाणा में दूसरी जगह गए हैं, यूपी में बड़ी बड़ी पंचायत हुई हैं। तो ये पंचायत जो हो रही है, महापंचायत हो रही है, जिनको आप बड़ी जनसभाएं कह सकते हैं, जनसभाएं कह सकते हैं, तो इनमें जो मांग हो रही है, ये मांग इसीलिए हो रही है कि हमारा आंदोलन आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये भी स्वाभाविक बात है। तो ये है, और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि 3 काले कानून और बिजली बिल को वापस नहीं लिया जाता, एमएसपी का ये जो कानूनी गारंटी और प्रोक्योरमेंट की गारंटी जब तक नहीं दी जाती, ये आंदोलन जितना लंबा चले, मोदी सरकार समझ चुकी है, और बीजेपी 26 जनवरी से जीरो की तरफ जा रही है। इसने अपनी जड़ें खोद ली हैं। अगर ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो इसने अपनी कब्र खोद ली है। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, चाहे इसको परजीवी कोई कहे, आंदोलन जीवी कहे, तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे। इनसे हम और कोई उम्मीद नहीं कर सकते, कोई उम्मीद नहीं कर सकते बीजेपी से, क्योंकि इनके पुरखाओं का इतिहास देखिए आप। जो बीजेपी इससे पहले जनसंघ से पहले आजादी आंदोलन में हिंदू महासभा, इनका इतिहास देखेंगे, अंग्रेज के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अंग्रेज के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, आरएसएस के मुखिया और संस्थापक, तो उन्होंने कहा कि ये तो रिएक्शनरी मूवमेंट थी, प्रतिक्रियावादी मूवमेंट थी। तो प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या है? मतलब है कि जो समाज को नीचे की तरफ ले जाए, समाज को पतन की तरफ ले जाए। तो वो तब कौन हुआ प्रतिक्रियावादी? तो प्रतिक्रियावादी सुभाष हुए, भगत सिंह हुए, हजारों जिन्होंने जान की बाजी लगाई, काला पानी भुगता, लाठी गोली खाई, हमारी कितनी पीढ़ियों ने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए कुर्बानियां दी, तब तो सभी प्रतिक्रियावादी हो गए। तब तो हिंदुस्तान की आजादी लेना भी एक गिरा हुआ काम हो गया। तो जो ये करते आए, उनसे हम और कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और आज जब वो गद्दी में हैं, तो वो कॉरपोरेट की सेवा, गुलामी करना ही अगर गर्व महसूस करते हैं, तो उनसे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हमको कोई गिला नहीं उनसे, इस मायने में हम दूसरी चीज उनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। तो जिनके लिए, तब उनके लिए आंदोलन या संघर्ष ये गंदे शब्द हैं उनके लिए, लेकिन हमारी आत्मा की आवाज है ये। आंदोलन हमारी आत्मा की आवाज है। भगत सिंह ने क्या कहा, सुभाष ने क्या कहा, हमारे सभी आजादी आंदोलन के जितने हीरो थे, महापुरुष थे, उन्होंने क्या कहा। और एक बात है, जब से मनुष्य जाति धरती पर आई है, मनुष्य जाति की ये फितरत है, ये स्वाभाविक गुण है कि कहीं गलत होगा, अन्याय होगा, वो अपने स्वभाव से उसका विरोध करे। जब से राजा और प्रजा में कहो, गुलाम और स्वामी में समाज बटा, तो जब से शासकों ने हमेशा ही जनता पर जुल्म किया है, और जनता ने अपने न्याय की भावना से, अपनी रक्षा की भावना से उसका विरोध किया है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो संघर्ष सच्चाई के लिए होते रहे हैं। ये धरती पर जहां भी कहीं भी मनुष्य रहता है वहां, इसमें देशी और विदेशी का कोई बात नहीं है। ये जो मोदी ने कहा एफडीआई, फॉरेन जो
जो विनाशकारी जो सोच से प्रेरित हैं किसान, नहीं, वो तो खुद है उससे। नहीं तो इतने महान एक आंदोलन है ये एक किसानों का आंदोलन है, ये सारा जानते हैं। उन्होंने कल खुद अपने नेगेटिव को पॉजिटिव करने के रूप में भी कहा कि मैं इसको महान आंदोलन मानता हूं। तो मानते हैं तो आप आंदोलन को ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो सवाल है कि ये जो परजीवी जो कह रहे हैं, ये मनुष्य के स्वभाव के खिलाफ उन्होंने कहा है। ये मनुष्य जाति का अधिकार है कि जहां भी अन्याय है उसका प्रतिवाद करे, उसका विरोध करे। तो ये इसलिए ये सारा देश में इसके खिलाफ एक गुस्सा है, नाराजगी है कि एक तरफ तो हमारी बातों को नहीं मान रहे, एक तरफ प्रधानमंत्री खुद अब गाली दे रहे हैं, हमको घटिया बता रहे हैं। तो देश में इसके खिलाफ रोष है, और ये रोष एक बड़े और भी प्रबल आंदोलन में 6 फरवरी को आपने देखा है। 25 सितंबर को जब ग्रामीण भारत बंद की कॉल दी थी, वो सर्व भारतीय थी, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, ये तो पंजाब का आंदोलन है। हरियाणा साथ आ गया, पंजाब हरियाणा का है। तो 26 जनवरी इतना बड़ा जो लाखों 20% लोग इस सड़क पर आ पाए थे, 80% हरियाणा और दूसरे राज्यों के ट्रैक्टर वहीं से वापिस चले गए, वो ज्वाइन ही नहीं कर सके थे। और 6 फरवरी ने सारा देश में साबित कर दिया कि ये राष्ट्रीय आंदोलन है। फिर एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए गाली गलौज पर आ रहे हैं। और जैसा सत्ता के नशे में इमरजेंसी ठोकी थी इंदिरा गांधी ने, उससे भी बुरे दिन ये माहौल पैदा कर रहे हैं। तो इस आंदोलन का किसान लोग जवाब देंगे, और दे रहे हैं, ये आप निश्चित मानिएगा। ये जो महापंचायतें हो रही हैं, ये महापंचायतों का मतलब आप एक ही लीजिएगा आज का संदर्भ में, ये बड़ी बड़ी जनसभाएं हैं, महासभा। इसका कोई कास्ट से कनेक्शन है? नहीं, कोई कास्ट का नहीं है। आप अतीत में अगर देखेंगे, अतीत में आप देखेंगे तो एक चीज है, जब राजाओं का राज था तो आप जानते हैं राजा के साथ साथ राजा का अपना धर्म भी होता। अगर राजा हिंदू है तो हिंदू धर्म को थोपने की कोशिश करता था, राजा जैनी है तो जैन धर्म को थोपने की कोशिश करता था, अगर बौद्ध है तो बौद्ध को ही वो पहल देता था, और अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही पहल देता था। तो लेकिन जनता तो वही रहती थी। तो फ्यूडल पीरियड में, सामंती दौर में, लंबा दौर 5000 के साल के दौर में, और तो इसमें राजा प्रजा के ऊपर अत्याचार करते थे, उनको दबाते थे, गांव को दबाते थे। और खास तौर पर उस जमाना में राजा के ऊपर तो कोई अंकुश नहीं था, कोई न्याय नीति काम नहीं करती थी, उसकी चाह ही सब कुछ थी, उसके मन की जो वचन था वही कानून होता था। तो वो कुचलते थे, और खास तौर पर बहन बेटियों पर जुल्म करते थे। तो हरियाणा दिल्ली के बहुत नजदीक है, हरियाणा में अक्सर बहन बेटियों पर जुल्म होते थे। तो गांव के गांव एक दोस्ताना संपर्क से, कहीं 9 गांवों का एक समूह एक दोस्ती के रूप में रहता था, कहीं 20 गांवों का रहता था। उसी को कालांतर में इसको खाप का नाम दिया गया, क्लस्टर ऑफ विलेजेस, गांवों का समूह। कहीं 9 गांवों का समूह है, 9 गामा, कहीं 24 गांवों का समूह है, 24सी। तो इस तरह से ये खाप एग्जिस्टेंस में आई थी। और ये राजाओं से भी पहले कहते हैं, जब लूटपाट और ये सब एक कॉमन एक फीचर होते थे, तो उस जमाना से ये अपनी रक्षा में एक, जैसा आज संघर्ष समितियां बनती हैं, गांव का संघर्ष समिति, विद्यार्थियों का संघर्ष समिति, महिलाओं का संघर्ष समिति, ये प्राचीन जमाने से एक संघर्ष समिति का रूप है। और प्राचीन जमाने में क्योंकि कास्ट के आधार पर भी जुल्म होता था, धर्म के आधार पर जुल्म होता था, उन सभी को, लेकिन जो खाप का कंपोजिशन है उसमें सभी कास्ट का उसमें शामिल है, सभी कास्ट शामिल है। मान लीजिए 24 गांवों का समूह है तो सभी कास्टों का कास्ट के रूप में ही था। लेकिन अभी क्योंकि जनतांत्रिक समाज आ गया, तो अब जो लोग न्याय के पक्ष में हैं, और ये इश्यू, जब भी कोई इश्यू आएगा, जो भी कोई ऐसा मुद्दा आएगा, तो उस मुद्दे को लेकर सभी इकट्ठा हो जाते हैं। और अब कोई कास्ट की बात नहीं इसमें, उस एरिया के 24 गांव, 25 गांव, 9 गांव, उस एरिया के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये बात सही है कि एक गांव में अगर मान लीजिए कि किसानी समुदाय है, किसान समुदाय, वो किसी न किसी प्राचीन रूप से देखोगे तो किसी कास्ट का है, तो तुरंत कोई लोग
पुराने दिमाग के ख्याल से कहेंगे तो फला कास्ट का, लेकिन नो, वो उस एरिया के पीपुल हैं, उस एरिया के लोग हैं, और किसान समुदाय की संख्या ज्यादा है हर गांव में, भूमि इनकी उसके मुकाबले में कम है, तो लगेगा ये तो उस कास्ट का है। नो, ये उन सभी का है, सभी का है। और क्योंकि जो पढ़ा लिखा ज्यादा है या जिसका थोड़ा सा सामाजिक रूप से जो खाते पीते हैं, जो दमदार ढंग से आके जनसभाओं में अपनी भागीदारी कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, तो इसमें ये खाप है एक तरह से अन्याय का प्रतिरोध करने का यंत्र, औजार है ये संघर्ष का। तो ये है, इसके स्वरूप बदलते रहे हैं। कहीं कहीं लगेगा कि अगर कोई जो चुनावी राजनीति में इंटरेस्टेड है, अगर ऐसा कोई आदमी खाप के जो गैदरिंग है उसके ऊपर हावी हो जाता है तो उधर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत जल्दी किसी की व्यक्ति के इंटरेस्ट में खापे नहीं जाती, ये कॉमन इंटरेस्ट में जाती है। या तो बहन बेटे का ऊपर कोई जुल्म है, और नहीं तो जैसा अभी ये किसान आंदोलन पर जुल्म आया, खाप तो पहले नहीं खड़ी हुई, लेकिन देखा कि सरकार, खट्टर सरकार जुल्म कर रही है, देखा कि मोदी सरकार जुल्म कर रही है, देखा कि 26 जनवरी को बदनाम किया किसानों को, और फिर किसानों पर हमला शुरू किया। पुलिस करे हमला एक बात है, लेकिन आरएसएस, बजरंग दल, गुंडा वाहिनी हमला करती है, ये इजाजत किसने दी है? तब खापे आई है, तब खापे आई है। वो अपना स्वभाव के अनुकूल आई हैं कि ऐसा न्याय क्यों होता है, अन्याय के खिलाफ हम हैं, और हम अपने किसानों के साथ हैं। पंजाब से किसान आया, वो भी हमारा भाई है, हरियाणा का। हम ये काले कानून हमको उसी तरह से प्रभावित करेंगे जैसे पंजाब को या दूसरे राज्यों को करेंगे। तब खापों का ये आया है, और ये एक संघर्ष का ही एक रूप है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी जैसे डेवलपमेंट हो रहा है और इन काले कानून को रद्द करने का इंटेंशन गवर्नमेंट नहीं दिखा रहा है, क्या आपको लगता है कि पीडीएस बंद होने का संभावना है? थोड़ा रिपीट करें। क्या पीडीएस का पीडीएस, हाँ, यस, उसका रद्द होने का मतलब उसका देखिए, बंद होने का? ये तीनों कानून अलग अलग हैं देखने में, लेकिन तीनों कानून एक है। पूरे कृषि क्षेत्र के ऊपर, यानी कृषि मार्केट और खेत, इसके ऊपर जब कब्जा हो जाएगा तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो तरमीम किया है, संशोधन किया है, उसके साथ बड़े पैमाने पर भंडारण होगा, गोदामों में जमाखोरी होगी, उसको कालाबाजारी होगी, बाजार में कृत्रिम कमी दिखाकर और उसको महंगे रेट पर बेचा जाएगा। तो सरकार इसमें मंडी कानून को ख़त्म कर दिया। सरकार तो खरीदेगी नहीं, जैसे अब एफसीआई खरीदती है या सरकार सीधे खरीदती है, तो सरकार तो खरीदेगी नहीं। तो सारी जो उपज है, फसल है, वो तो प्राइवेट कब्जे में चली जाएगी, और उनके पास भंडारण की उनकी सुविधा दे दी, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ी कंपनियों का ही दबदबा होगा, वो अपनी पसंद की खेती कराएंगी, उसको देश की और विदेश की मार्केट में जहाँ उनकी खपत होगी वहाँ बेचेंगे। तो इन तीनों ही कानूनों में आप एक चीज़ देखते हैं क्या, कि टोटल जो फसल है, उपज है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो इन कंपनियों के हाथ में आ जाएंगी। तब चाहने से ही पीडीएस नहीं होगा, जब सरकार के हाथ में है ही नहीं, उसने प्रोक्योर किया ही नहीं, उसने फसल को, अनाज को, दाल को, प्याज को, आलू को, तेल को, ये जो जरूरी चीजें हैं, ये खरीदी ही नहीं, तो लोगों को देगी कैसे? और 1991 से जब से निजीकरण आया था, तभी से पीडीएस को, जो सार्वजनिक पीडीएस था, उसको सिलेक्टेड किया, पीला कार्ड या गुलाबी कार्ड या लाल कार्ड के नाम से। आप देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है, कि जब गांव के खाते पीते लोगों को गांव में कुछ राशन मिलता था, तो अगर किसी महीने डिपो होल्डर ने उसको ब्लैक में बेच दिया तो समर्थ लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। अब हमारा जो बहुत गरीब परिवार है, दलित परिवार हैं, उनको कुछ दिया जाता है, लेकिन अगर उनका ब्लैक में चला जाता है तो उनकी हिम्मत नहीं हो पाती, वो सारा ब्लैक में बेच दिया जाता है, या आप देखेंगे इतना घटिया माल दिया जाता है, उसको भी वो डाल चले जाते हैं, अपना मन में रोते रहते हैं, लेकिन प्रतिवाद नहीं कर पाते। तो पीडीएस को 1991 से वो जो डाइल्यूट कर दिया गया, और अब इन कानूनों से पीडीएस आप देखेंगे कुछ सालों के भीतर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए किसानों का कहना है कि ये जो लड़ाई है, ये आंदोलन है, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, ये समान रूप से भूमिहीन जो शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनके लिए भी है, इसीलिए ये जन आंदोलन है।
और इसीलिए खेती हर मजदूर भी इसको सपोर्ट दे रहे हैं, इसीलिए इंडस्ट्रियल वर्कर, ट्रेड यूनियन ने इसको सपोर्ट दिया है, इसलिए छात्र लोग भी इस आंदोलन में आ गए हैं, महिलाएं इस आंदोलन को समर्थन दिया। ये किसान आंदोलन एक जन आंदोलन हो गया है। तो पीडीएस पर निश्चित रूप से आघात आएगा और पीडीएस की रक्षा करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा देश तो पहले ही कुपोषण का शिकार है। दुनिया के सब राष्ट्रों में हम बहुत पेंदी में हैं, नीचे पड़े हैं। हाँ, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे अगल बगल के देश हैं और जो हमारे से कम विकसित हैं, अगर जनतंत्र की बात करो तो जनतंत्र भी वहां इस हद तक नहीं है, समझ रहे। तो वो भी हमसे कुपोषण के मामले में बेहतरीन है। जब ये नहीं रहेगा, पीडीएस खत्म हो जाएगा, तब क्या हालत हो जाएगी। हरियाणा जैसे राज्य जो सबसे विकसित राज्यों में से एक है, या प्रति व्यक्ति आय कभी पंजाब से कम तो कभी नंबर 1 पर आ जाता है, उसमें भी आप देखोगे कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनमें खून की कमी, एनीमिया रोग, महिलाओं में कभी 86%, 56% एनीमिया रोग है। तो ये तो कुपोषण का एक रूप है। बैलेंस्ड डाइट अगर नहीं मिलती है, आंगनबाड़ी या दूसरा जितना भी प्रयास किए गए हैं, वो प्रयास अभी तक भी कुपोषण को रोक नहीं पाए। तो जब पीडीएस नहीं होगा तब क्या होगा, ये देखना। और पीडीएस में भी अभी सरकार निरंतर एक काम कर रही है कि रेट को दिनों दिन महंगा कर रही है और मात्रा को घटा रही है। मात्रा का जो सप्लाई देती हैं, वो सप्लाई बहुत ही गंदी कीड़ा लगी हुई ये आती है। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी या मिड डे मील स्कूलों में जो भोजन परोसा जाता है, उसमें छिपकली, चूहा ये दिया जाता है, उनको रद्दी चीज, कीड़ा लगा हुआ अनाज दिया जाता है। अगर वो प्रोटेस्ट किए तो अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं बजाय कंपनी के खिलाफ। तो ये चीजें, इन कानूनों के बाद क्या होगा, कभी कभी मन जो है हाहाकार करने लगता है कि हमारे देश का क्या होगा, हमारी जनता का क्या होगा, हमारे गरीबों का क्या होगा। तो ये किसानों के साथ साथ ये बहुत ही विनाशकारी कानून है। एक लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मंडियों का क्या स्थिति है और क्या एमएसपी यूज़ करके ही प्रोक्योरमेंट किया जाता है या फिर प्राइवेट में बेचने के लिए किसान मजबूर हो जाते हैं? अभी तक क्योंकि हरियाणा और पंजाब का एक अलग हिस्ट्री है बाकी देश से। 1940 में अंग्रेज का जमाना में, अभी 16 तारीख को बसंत पंचमी चौधरी छोटू राम को जयंती मनाने का जो आयोजन हुआ, ये ऐसे ही नहीं हुआ। वो खाली इमोशनल नहीं है, उसके पीछे एक तथ्य है। आजादी आंदोलन में 1907 से पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था। चौधरी छोटू राम बाद में आए हैं।